नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। आज मुकाबला में बहस का विषय एक बेहद ही संवेदनशील, मार्मिक और इंसानियत से जुड़ा हुआ विषय, एक ऐसा मुद्दा जो हमारे सिस्टम पर सवाल है, हमारी सरकार पर सवाल है, हमारे समाज पर सवाल है और थोड़ा कड़े शब्दों में कहूं तो हमारे कानून पर भी सवाल है। बिल्किस बानो 20 साल के बाद एक बार फिर दर्द से करहा उठी है। 3 मार्च 2002 को बिल्किस बानो के साथ जो हुआ उसे बताते हुए सिर शर्म से झुक जाता है, लेकिन अब जो हुआ, गुजरात सरकार ने जो किया, वो उस हैवानियत से भी ज्यादा शर्मनाक है जो इन 11 दोषियों ने 5 महीने की प्रेग्नेंट बिल्किस बानो के साथ 3 मार्च 2002 को किया था। इन 11 हैवानों को लंबी लड़ाई के बाद उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन गुजरात सरकार ने कानून का हवाला देकर 2 दिन पहले ही इन्हें रिहा कर दिया। इन हैवानों का गुनाह कितना बड़ा था, किसी भी कानून के तहत इसे माफी नहीं दी जा सकती। 5 महीने की गर्भवती बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप किया गया। परिवार के 7 लोगों की, जिसमें से 6 बच्चे थे, 6 मासूम थे, उनकी हत्या कर दी गई। लंबी लड़ाई के बाद साल 2008 में इन 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। होना तो यह चाहिए था कि इन सभी को फांसी की सजा सुनाई जाती। ये कभी उगता सूरज ना देख पाते, लेकिन कानून की पेचीदगियां कहें या फिर सबूतों का अभाव कहें, वजह चाहे जो भी रही हो, उम्र कैद की सजा को भी माफ कर दिया गया। अब सवाल ये उठ रहा है, बड़ी संख्या में कई दोषी अभी भी जेल में बंद हैं जिन्होंने बिल्किस केस में से कम जघन्य अपराध किया। क्या सरकार उन्हें रिहा करेगी? क्या सरकार उन्हें रिहा कर सकती है? और अगर कर सकती है तो क्यों नहीं किया? हमारे देश में लाखों कैदी ऐसे हैं जो बिना किसी दोष के सजा काट रहे हैं, लेकिन जब गैंगरेप और हत्या के दोषियों की रिहाई का सरकार फैसला लेती है तो पीड़ित की सिस्टम से उम्मीद टूट जाती है। आप सुनिए असदुद्दीन ओवैसी को। अगर आप छोड़ना चाहेंगे तो फिर आप क्यों नहीं छोड़ते मुंबई ब्लास्ट में जो रुबीना मेमन है, 17 साल से वो भी जेल में है। गुजरात में वडोदरा सीरियल ब्लास्ट में 18 साल से जेल में है। गोधरा के लोग 19 साल से जेल में हैं। छोड़िए ना इनको भी आप। जो भी डिसीजन भाजपा लेती है वो एक रिलीजियस समुदाय के हक में हमेशा लेती है। आप असदुद्दीन ओवैसी की सारी बातों से इत्तेफाक रख सकते हैं, सिवाय इसके कि वो इस मामले को भी धर्म से जोड़ रहे हैं। ये मामला धर्म का नहीं और ना मैं इसे धर्म के इर्द गिर्द रखना चाहती हूं। ये मामला जघन्य अपराध का है। ये एक महिला के साथ हुए दुर्दांत अपराध का है। ये बच्चों के साथ हुए अपराध का है। ये जघन्य अपराध है और इस अपराध की श्रेणी में माफी कैसे दी जा सकती है? बेहद खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे साथ विजय शंकर तिवारी हैं, विश्व हिंदू परिषद की ओर से प्रवक्ता जुड़े हैं। अंबर जैदी सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। एडवोकेट महिमा सिंह कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रवक्ता पक्ष रखेंगे। MIM से कलीमुल हफीज जी हमारे साथ हैं और साथ ही इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर निर्णय कपूर भी हमारे साथ इस मामले पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले निर्णय, मैं इसके सामाजिक पहलू पर, कानून की पेचीदगियों पर जाऊं उससे पहले मैं इस मामले में दर्शकों तक ये जानकारी बड़ी क्रिस्टल क्लियर तरीके से आप ये पहुंचाएं निर्णय कि आखिर इतने जघन्य अपराध के दोषी को 14 साल के बाद किस शर्त पर माफी दे दी जाती है और किसने दी? क्या ये केंद्र सरकार का इसमें रोल है? क्या इसमें गुजरात सरकार का रोल है? किसका रोल है? जरा समझाएं दर्शकों को। देखिए मीनाक्षी, बिना किसी प्रकार के कोई व्यू लेते हुए मैं सिर्फ आपको फैक्ट्स आपके सामने यहाँ पे रख देना चाहता हूँ इस पूरे मामले को लेकर के। 2002 की ये घटना है, 2002 की घटना जिसके बाद निर्णय मैं माफी चाह रही हूँ आपसे। मैं थोड़ी देर के लिए मैं आपको रोकती हूँ, जरा ऑडियो को इसको ठीक करा लेते हैं और फिर मैं वापस आपके पास आती हूँ। अंबर, ये जब तक ऑडियो ठीक हो रहा है, पेचीदगियां क्या है ये दर्शक हमारे समझे, उससे पहले क्या कोई माफी होनी चाहिए? देखिए, मैं ऐसे जघन्य अपराध की कोई माफी, चाहे मैं सिर्फ इसलिए ये बात नहीं करी क्योंकि वो बिल्किस है और मैं भी एक मुसलमान हूँ। मैं हर एक भारत की वो नारी जिसके साथ भी इस तरह का कहीं पे भी इस तरीके का दुर्व्यवहार होता है,
उसको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे लोग माफ़ी के हकदार नहीं होते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में अब नारी शक्ति के जो अपराधी हैं उनके ऊपर भी राजनीति होती है। और अब जाके इतने साल बाद, 20 साल हो गए, 2002 की ये घटना है, आज हम 2022 में खड़े हुए, आज इस पे राजनीति की जा रही है। जब वो लोग बाहर निकल गए, हम जिस अगर लीगैलिटीज की बात करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अधिकार होता है कि अगर किसी का अच्छा बिहेवियर होता है, रेम्यूनरेशन पॉलिसी होती है, तो आप उसको अच्छे बिहेवियर के आधार पर छोड़ सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो रेप के अपराधी हैं उनको माफी क्यों? और इतने सालों से सिर्फ बिल्किस नहीं है, हजारों बिल्किस, हजारों महिलाएं जिनके साथ आए दिन ये अपराध होते हैं, उनको माफी क्यों दी जाती है? क्यों हर दिन हम हर एक बच्ची महिला के साथ ये अपराध होता है? गोद में खेलने वाली बच्ची से लेके 85 साल तक की वृद्ध महिला के साथ इस तरह के अपराध होते हैं। लेकिन हम एक के बाद एक दूसरे केस पे बढ़ते जाते हैं। लेकिन हमारी सरकारें भूल जाती हैं कि हमें अपनी बेटियों का, जिनके हम चुनावी मंचों से हम बड़े बड़े उनकी सुरक्षा के दावे और वादे करते हैं, हम उनको धरातल पे उतारने में कहीं ना कहीं उनकी चूक जाते हैं, वो पूरे नहीं होते हैं। लेकिन सवाल अभी भी वहां का वही है कि इतने सालों से आज जो कांग्रेस सवाल उठा रही है कि बिल्किस बानो के साथ गलत हुआ, 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया, जो सजा मिली, 14 साल की उम्र कैद हुई, 14 साल पूरे होते ही उनको दो दिन बाकी तो उनको छोड़ दिया गया। लेकिन यह है कि इतने समय से उन्होंने, उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई थी तो उन्होंने सवाल क्यों नहीं उठाया कि इसको, इन लोगों को कैपिटल पनिशमेंट मिलनी चाहिए, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में सबको फांसी की सजा होनी चाहिए थी। क्यों सवाल नहीं उठाया गया? क्यों इतने समय से जो सजा के प्रावधान है उनमें बदलाव क्यों नहीं हुआ? क्यों आज भी आप हर एक बेटी को ऐसे दरिंदगी का शिकार होने देते हैं? और हमारे सवाल अंबर यहीं पर खड़ा होता है कि ऐसे कानून की आवश्यकता क्या है इस देश को, ऐसे रेम्यूनरेशन पॉलिसी की आवश्यकता क्या है इस देश को, जो जघन्य अपराध के दोषियों को भी माफी देता है? क्या आवश्यकता है? ऐसे तमाम कानूनों को कचरे के डब्बे में फेंक देने की आवश्यकता है। निर्णय हमारे साथ जुड़ गए हैं, ऑडियो ठीक हो चुकी होगी। निर्णय, केवल और केवल फैक्ट्स रखें, क्योंकि इस पूरे मुद्दे पर पॉलिटिक्स भी जमकर हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी को हमने सुना, अभी थोड़ी देर में कांग्रेस की ओर से जो पक्ष रखा जाएगा वो भी महिमा सिंह बताएंगी। लेकिन जो कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है, ऑफिशियल स्टैंड ये कह रहा है कि हाथी के खाने के दांत और हैं और दिखाने के दांत और हैं, सरकार पर वो वार कर रहे हैं। फैक्ट क्या कहता है? देखिए, मैं फैक्ट्स आपके सामने रख देता हूं मीनाक्षी। उससे बहुत सारी जो मिसकंसेप्शंस हैं इस पूरे मामले को लेकर के वो भी दूर हो जाएंगे, और बहुत सारी जो क्रोनोलॉजी है इस पूरे मामले की वो भी समझ में आ जाएगी। फिर शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से चर्चा हो सकती है। आपको बता दें 2002 का ये मामला है, जिसमें 2004 के शुरुआत में इन सभी आरोपियों को अरेस्ट किया गया था, और उसके बाद इस पूरे मामले की ट्रायल चली थी मुंबई के स्पेशल कोर्ट में, स्पेशल सीबीआई कोर्ट में, जिसने 2008 में इन तमाम दोषियों को, इसमें करीब 12 लोगों को दोषी ठहराया गया था। टोटल जो एक्यूज थे उनमें से 12, और करीब 8 को निर्दोष छोड़ दिया गया था, जिनमें गवर्नमेंट ऑफिशियल शामिल थे, डॉक्टर्स थे और पुलिसकर्मी थे, उन्हें निर्दोष छोड़ दिया गया था। इसके अलावा 12 जो एक्यूज थे उन्हें कन्विक्ट किया गया था इस मामले में, और तमाम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। ये उस वक्त आर्थर रोड जेल में बंद थे मुंबई में। जनवरी 2008 में ये सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद इन्होंने मुंबई हाई कोर्ट में अपील किया था उसके खिलाफ, फैसले के खिलाफ। मुंबई हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था उसे अपहेल्ड किया था, और जिसके बाद इन आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी सजा को अपहेल्ड कर दिया था। अब मैं आपको बता दूं कि इसके बाद कानून में एक प्रोविजन है जहां पे ये अपराधी जो हैं ये रेमिशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को ये डिसाइड करना होता है कि उसका क्या, उस पर डायरेक्शन दिए जाएं। तो इनमें से एक जो एक्यूज है, एक जो कन्विक्ट था, राधेश्याम शाह, उसने करीब 14 साल की जब सजा पूरी हो गई, उसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया रेमिशन के लिए, और तब महाराष्ट्र सरकार ने मना कर दिया कि हमारी ये कोई पॉलिसी नहीं है। उसने चैलेंज किया उसे सुप्रीम कोर्ट में दोबारा, और कहा कि ये गुजरात सरकार को डिसाइड करना है, क्योंकि जो घटना हुई थी, जो सीन ऑफ ऑफेंस था, वो गुजरात में था, इसलिए गुजरात सरकार डिसाइड करेगी। ये बहस चली सुप्रीम कोर्ट में, काफ़ी लंबी बहस चली, काफ़ी लंबे समय तक, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया
कि गुजरात सरकार इस मामले में डिसाइड करेगी। ये 13 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिसमें उसने ये कहा कि जब इनको सजा सुनाई गई थी, यानी 2008 में जब इन्हें सजा सुनाई गई थी, उस समय गुजरात सरकार की जो रेमिशन पॉलिसी थी, यानी उस समय गुजरात में 1992 की जो रेमिशन पॉलिसी गुजरात सरकार की, वो एप्लीकेबल होती थी इस मामले में। और 1992 की जो रेमिशन पॉलिसी गुजरात सरकार की थी, वो ये कहती थी कि यदि कोई आरोपी 14 साल की सजा, उम्र कैद का आरोपी 14 साल की सजा काट लेता है और उसका बिहेवियर अच्छा है और उसमें सुधरने का कोई स्कोप है, तो उसको उसकी सजा माफी की जा सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये है कि एक पॉलिसी ऐसी है, निर्णय जिसका फायदा इन अपराधियों को मिला। पॉलिसी है, ये कानून की पेचीदगियां हैं जिसका फायदा उन्होंने उठाया और उसका पूरा फायदा उठा। देखिए, वो उन्होंने अपनी पूरी लड़ाई लड़ी है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए गुजरात सरकार को, इसके आगे मैं आपको बता दूं कि गुजरात सरकार ने उसके बाद एक कमेटी फॉर्म की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगले 2 महीने में आपको ये तय करना है। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से ये कहा कि अगले 2 महीने में आपको ये तय करना है कि इनको सजा माफी दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। जिसके बाद एक 10 सदस्यों की कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने इनका पूरा बिहेवियर और सारे दूसरे पहलू जो हैं उसको ध्यान में रखते हुए अच्छा, एक छोटी सी जानकारी निर्णय आप और दीजिए। ये जो 10 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, इसमें कानून के जानकार होंगे, इसमें सरकार की ओर से होंगे कुछ नुमाइंदे, क्या विपक्ष की ओर से भी इसमें नुमाइंदे रखे गए थे? जी मैम, देखिए इसमें मैं आपको बता दूं, जो कमेटी बनी थी 10 सदस्यों की, उसमें पंचमहल के जिला कलेक्टर थे, वहां के एसपी थे, जेल सुपरिटेंडेंट थे और गुजरात के जो लीगल डिपार्टमेंट के लोग हैं वो थे। और इसके अलावा इसमें सामाजिक जो सदस्य होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता जो होते हैं, जो जेल रिफॉर्म्स के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को भी इस कमेटी में शामिल किया जाता है। कुल मिलाकर के 10 लोगों की ये कमेटी थी, जिसने करीब 2 महीने तक पूरी सिचुएशन को रिव्यू करने के बाद गुजरात सरकार को अपनी रिकमेंडेशन भेजी थी। ठीक है, अब इस बात को सुन के तो महिमा जी ये लगता है कि इसमें पॉलिटिकली मोटिवेशन से ज्यादा शायद समाज को ये सोचने की जरूरत है, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी आवश्यकता है ये सोचने की कि जघन्य अपराधियों के लिए क्या ऐसी रेम्युनेशन पॉलिसी की आवश्यकता है भी, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भी जो गाइडलाइंस दी गई है, उसमें भी रेप और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ किए गए अपराधियों के लिए कोई माफी नहीं है, कोई शर्त उनके लिए नहीं है। मीनाक्षी जी, ये बेहद शर्मसार एक अवसर है कि 15 अगस्त के दिन जब आजादी के 75 वर्ष पूरे किए इस देश ने, उसी शाम को जिस मुंह से प्रधानमंत्री जी ने सुबह भाषण देते हुए स्त्री अस्मिता की बात की थी, महिलाओं की इज्जत की बात की थी, महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरह की गलत बात करने का खंडन करते हुए वो दिखाई दे रहे थे, शाम होते होते गुजरात की सरकार का जो फैसला हमने सुना और जिसके अभी बहुत सारे नुआंसेस आपने यहाँ से बताए, वो एक विडंबना है। वो एक जो है वो जैसा आपने पहले कहा था कि हम कह रहे हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं, निश्चित तौर पर हैं। अभी जो बातें आपके संवाददाता ने भी बताई, उनमें कुछ बातें जोड़ते हुए मैं ये कहूंगी कि एक पॉलिसी की बात हो रही है, एक कमेटी की बात हो रही है जिसका गठन किया गया है, और एक केंद्र सरकार की गाइडलाइंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो 2014 में आई थी। इन तीनों चीजों को साथ रख के देखने की आज हमें जरूरत है, यदि हमें इस रेमिशन पॉलिसी के ऊपर बात करनी है, यदि हमें ये जो रिहाई दी गई है इसके ऊपर बात करनी है, यदि हमें महिला अस्मिता की बात करनी है। देखिए 1992 के अंदर एक गुजरात सरकार की पॉलिसी जरूर आई थी, जिसका उनके वेबसाइट के ऊपर कोई ब्यौरा कहीं नहीं मिलता, जो कि सूचना के अधिकार के विरुद्ध है, पहली बात। दूसरी बात ये कि 2013 के अंदर जब नरेंद्र मोदी जी वहां के मुख्यमंत्री थे, आज देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री होते हुए उस पॉलिसी को रद्द कर दिया था। वो उसी समय 2013 के अंदर वो पॉलिसी कैंसिल हो चुकी थी, क्योंकि उस समय उनको वोट लेने थे, 2014 में देश के अंदर सत्ता में आना था, उस पॉलिसी को कैंसिल किया गया था महिलाओं को ल्योर करने की। 2014 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस आई, जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने साफ साफ ये कहा
कि महिलाओं के विरुद्ध जो भी अपराध होते हैं उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी माफी नहीं दी जाएगी। और इसी के साथ साथ एक चौथा जोड़कर के ये देखने की जरूरत है कि जो हमारे सीआरपीसी का सेक्शन 435 है, 435 धारा है सीआरपीसी की, अब अपराध संहिता की, वो क्या बोलती है मीनाक्षी जी? वो ये बोलती है कि यदि किसी अपराध में एक स्पेशल अदालत के द्वारा, विशेष अदालत के द्वारा किया जाता है, तो उसके अंदर रिमिशन के लिए भी उस अदालत को या केंद्र को शामिल किया जाएगा। तो आज जो पवन खेड़ा जी ने, हमारे नेता ने, हमारे मीडिया के जो इंचार्ज हैं, उन्होंने सवाल उठाया है, वो ये है कि क्या गुजरात सरकार ने केंद्र की अनुमति दी? यदि तो केंद्र सरकार बताए, और नहीं ली केंद्र सरकार गुजरात के विरुद्ध महिमा जी, आपकी ऑडियो ना आप थोड़ी डिस्कनेक्ट होकर आ रही है, इसलिए समस्या आ रही है आखिरी की आपके 2-3 लाइंस में समझ नहीं पाई हूं। लेकिन जो इसका क्रक्स में समझ पाई हूं विजय शंकर तिवारी जी, क्रक्स ये है कि भूमिका पर संदेह है। हालांकि फैक्ट निर्णय कपूर ने रखा दर्शकों के सामने, लेकिन भूमिका पर संदेह है। केंद्र और राज्य सरकार की मैं विशेष तौर पर बात करूंगी, क्या चुनावों को देखते हुए, या जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं किसी एक समुदाय से चूंकि बिल्किस बानो आती हैं, इसलिए इन दोषियों को माफी दे दी गई? देखो मीनाक्षी, अभी जिनकी रिहाई हुई सारे देश में, वो हजारों हजार कैदी हैं जिनकी अभी रिहाई हुई 15 अगस्त में स्वतंत्रता दिवस पर। लेकिन उनमें से बहुत सारे मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं। कभी क्या ओवैसी साहब ने किसी मुस्लिम जो कैदी था जिसको छोड़ा गया है, उसने कौन सा जुर्म किया था, कौन सा दुर्दांत व्यवहार किया था जिसके कारण वो जेल में गया था, उसको छोड़ा गया है, ये पता लगाया क्या उन्होंने? मैं ये कहता हूं कि महिला मुस्लिम हो या महिला हिंदू हो या महिला किसी अन्य वर्ग से हो, उसके साथ अगर कोई व्यवहार होता है, करने वाला कोई भी हो, उसको सजा कड़ी मिलनी ही चाहिए, और इन लोगों को वो सजा मिली। लेकिन ये इस समय केवल प्रश्न इसलिए उठ रहे हैं कि वो हिंदू हैं और गुजराती हिंदू हैं, इसलिए प्रश्न उठ रहा है क्या? हम कहते हैं कि निर्भया कांड जब हुआ था, तो निर्भया कांड में एक बाल अपराधी था जिसने सबसे अधिक दुर्दांत व्यवहार निर्भया के साथ किया था। उसको जब उसको छोड़ा गया तो ओवैसी ग्रुप एंड इतनी जितने गिरोह हैं, उन्होंने कोई एक प्रश्न उठाया क्या कि इतना दुर्दांत नहीं? लेकिन विजय शंकर जी, आज आप कितने प्रश्न उठा रहे हैं? मेरा सवाल आज विजय शंकर तिवारी जी आपसे भी है कि आज आप कितने प्रश्न उठा रहे हैं? क्या उन अपराधियों को बाहर आना चाहिए था? आप कानूनी पहलुओं को भूल जाएं, आप सामाजिक पहलू पर आए, आप मानवता के पहलू पर आए। क्या उन अपराधियों को जेल से बाहर आना चाहिए था या नहीं? मीनाक्षी, मैं क्या कहता हूं, अभी नूपुर शर्मा को रेप करने की धमकी दी गई, रेप करने की धमकी दी गई, गला काटने की धमकी दी गई, वो महिला नहीं थी क्या? इस पर ओवैसी साहब और ये जो गिरोह है, इसने एक प्रश्न किया क्या? मैंने पहले कह दिया, मैं कलीमुल हफीज जी से पूछूंगी, मैं बिल्कुल पूछूंगी। मैं कलीमुल हफीज जी, मैं AIMIM के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं ये कह रही हूं, चाहे वो महिला हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मैं आपसे ये पूछती हूँ, बिल्किस बानो के अपराधियों को क्या जेल से बाहर आना चाहिए था? क्या उन्हें ये माफी मिलनी चाहिए थी? इस पूरे देश की कोई भी कमेटी ये कैसे तय कर सकती है कि उन कैदियों का व्यवहार बदल चुका है? वही क्या 3 साल के मासूम बच्चे को वापस इस दुनिया में ला सकती है कमेटी? क्या ये कमेटी ये तय कर सकती है कि बिल्किस बानो के जख्मों पर मरहम लग चुका है? ये कैसे कमेटी तय कर सकती है? मेरा सवाल यहां पर है विजय जी, क्यों ये अपराधी बाहर है? हाँ मीनाक्षी, देखो मीनाक्षी, मैं कह रहा हूं कि कोर्ट ने राज्य सरकार के ऊपर डाला। अगर आपको लगता है कोई न्यायिक प्रक्रिया में कहीं कोई दोष है मीनाक्षी, तो तुरंत कोर्ट में जाकर के उसको पुनर्विचार के लिए डाल दें, किसी मना नहीं किया। बैरिस्टर साहब हैं वो, और मैं कहता हूं ऐसी कितनी भी घटनाएं हैं देश भर में हुई हैं। 13-13 साल की हिंदू बच्चियों के साथ ये जिहादी बर्बर व्यवहार करते हैं, मारते हैं, इसके बाद उन पर कोई प्रश्न उठाते हो? वैसे साहब
मैं ओवैसी साहब पर प्रश्न उठा रहा हूं कि ऐसे जितने व्यवहार होते हैं मैं आपसे उस पर सिर्फ एक कितने बात प्रश्न पूछ उठाए रही हूँ ओवैसी साहब ने। विजय जी, मैं केवल ये सिर्फ बात एक कहना बात चाह रहा आपसे पूछ रही हूँ कि क्या ये जितने रिहाई के बाद मिठाइयां खाते हुए नजर आ रहे हैं, मैं तो कहती थूकना चाहिए था इन चेहरों के ऊपर, इन चेहरों पर थूकना चाहिए था जिनको मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। देखो, क्या इन लोगों को बाहर आना चाहिए था? मुझे सिर्फ हाँ ना में जवाब दीजिए विजय जी, सिर्फ हाँ ना में जवाब दीजिए, क्या इन्हें बाहर आना चाहिए था? मानवता का पक्ष, मानवता का पक्ष क्या कहता है? प्रश्न नहीं किया इसलिए हाँ ना में मैं उत्तर सर, नहीं दे सकता हूं। मानवता का प्रश्न है, मानवता का प्रश्न हाँ ना है। में मैं उत्तर नहीं दे सकता हूं। मानवता का प्रश्न है सर, इन्हें बाहर आना चाहिए था या नहीं? मैं कहता हूं हत्या हो, बलात्कार हो, कोई भी हो, क्या हिंदू महिला के साथ कोई व्यवहार होता है उसको आप लोग टाल जाते हैं? यानी हम कहते हैं महिला महिला क्यों आप अंतर समझते हैं? हिंदू हो, पारसी हो, मुस्लिम हो, किसी के साथ भी दुर्व्यवहार होता है उसके काम करने वालों को सजा होनी चाहिए। ये सजा हुई, एक भी व्यक्ति एक विजय जी एक मिनट समर्थन में खड़ा नहीं। अंबर, एक मिनट विजय जी, एक मिनट, आप जब कहते हैं ना हिंदू और मुस्लिम के बीच में कोई भेद नहीं होना चाहिए, नहीं, हिंदू मुस्लिम के बीच में कोई भेद नहीं होना चाहिए, तो आज इसे साबित करिए। अंबर सैदी, क्या इन्हें बाहर आना चाहिए था? मानवता का पक्ष क्या कहता है? लेकिन हुआ ना, लेकिन मीनाक्षी हुआ, लेकिन हुआ। इन 11 अपराधियों को क्या बाहर आना चाहिए? क्या कोई माफी होनी चाहिए? देखिए मीनाक्षी, जब भी कोई भी रेप की किसने वारदात पे बाहर हम किया? बहस करते कोर्ट हैं, ने कहा हम क्या कि इनको हमेशा बाहर नहीं यही करना बात है? करते हैं कि अगर हमारे कोर्ट ने देश कहा में है, जो सरकार कानून के ऊपर व्यवस्था डाला है, सरकार ने निर्णय उसमें किया उचित है। बदलावों की जरूरत है। बात सिर्फ बिल्किस की नहीं, हजारों दिन हमारे देश में जिस तरह से क्राइम अगेंस्ट विमेन, स्पेशली जो रेप क्राइम्स है वो बढ़ रहे हैं, वो बहुत कंसर्निंग है। डेटा आप स्टेट वाइज देख लीजिए, एनसीआरबी के डेटा देख लीजिए, वो बढ़ते जा रहे हैं। वो इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे देश में कानून व्यवस्था का, कानून का डर नहीं है। ऐसी तस्वीरें तो जघन्य अपराध में जब लोग छूट जाते हैं, तो आप ही बताइए ना, जो अपराधी मानसिकता के लोग हैं उनको, उनका मनोबल तो बढ़ता है। जब आप ये देखिए ना, जो निर्भया जैसा केस था, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन हुआ, उसके बावजूद भी कानूनी पेचीदगियों की वजह से जो अपराधी थे उनको बार बार समय मिलता गया, और उसी की वजह से उसको 7 साल से ज्यादा का समय लग गया। आप ही सोचिए अगर निर्भया जैसे केस में 7 साल से ज्यादा का समय मिलता है, तो वो लोग, जो महिलाएं बहुत निचले स्तर पे आती हैं, बहुत छोटे गांवों में रहती हैं और इस तरह के अपराधों के अगेंस्ट आवाज खोलने से भी डरती हैं, उनका मनोबल टूटता है। हमें जरूरी है कानूनी बदलाव करें, लेकिन सुनवाई होती नहीं है, केस दर केस बढ़ते रहते हैं। कानूनी बदलाव का हम धर्म और राजनीति करते रहे कि ये धर्म हिंदू की है, ये मुसलमान की है। हर एक महिला भारत की बेटी है। कलीमुल हफीज जी, कानूनी पेचीदगियों का फायदा उठाकर कानून के रास्ते से आज ये सारे के सारे रिहा हुए हैं। इसमें केवल और केवल कानून की कमी है, लेकिन उसमें भी असदुद्दीन ओवैसी को हिंदू मुसलमान दिखाई देता है। समस्या यहां खड़ी होती है कि पीड़ित महिला में भी आपको धर्म दिखाई देता है। देखिए, ना तो कानून की पेचीदगी है, ये नैतिकता का दिवालियापन है, इनका बायसनेस है। उसकी वजह ये है कि जब 15 अगस्त के भाषण में प्रधानमंत्री कहते हैं प्रोविजन नहीं होता कि तो हमें कैसे नारी का निकल आते वो सम्मान, नारी का गौरव, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री की बात इन्हीं के लोग नहीं मानते हैं। नहीं, और वो जहां जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं वहां के लोग भी नहीं मानते। अब मैं आता हूँ कानून की पेचीदगी। मैं वही मैं कह रही हूँ कि ये रिहा कैसे होगा? हाँ, किसी की पॉकेट में उसी पे आता हूँ। देखिए, जितने लोग भी बोले थे, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मुझे बोलने दीजिएगा, मैं पूरी बात बोलूँ। एक मिनट, ये रिहा इसी सरकार ने, इसी केंद्र सरकार ने 10 जून को एक लेटर लिखा कि रिहाई में किसी गैंगरेप वाले को या सामूहिक जो हत्या हुई है, यानी 2 से ज्यादा जिन्होंने हत्याएं की हैं, उनको नहीं करा जाएगा। तीसरी बात क्यों है फिर? नहीं, ये मैं भी पहले मैं केंद्र की बता रहा हूं। देखिए, आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको पूरी बात बताऊंगा, केंद्र की भी बताऊंगा, रेमिशन पॉलिसी, और स्टेट की भी बताऊंगा मैं आपको। जब अमित शाह जी ने खत लिखा 10 जून को, और उसमें यह कहा कि जो 15 अगस्त 2022 को लोग रिहा होंगे, उसमें गैंग रेप के आरोपी नहीं रिहा होंगे, और जो सामूहिक हत्या की होगी वो लोग अब नहीं होंगे। तीसरी बात यह भी कही कि जो लोग दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंदर होंगे वो भी रिहा नहीं होंगे, यानी कि जो सीबीआई जिसका केस चलाएगी। तीसरी बात, जब ये सुप्रीम कोर्ट में केस आया, चूंकि ये सीबीआई ने इनका ट्रायल किया था,
सीबीआई ने इनको हत्या फांसी की सजा दी, फिर हाई कोर्ट ने भी उसे फांसी के अपील किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इनको उम्र कैद में कन्विक्ट किया। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में ये गए कि 14 साल हमारे पूरे हो गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ठीक है आप रिकंसिडर करिए, कमेटी बनाइए। कमेटी जब बनी, कमेटी ने केंद्र सरकार से पूछा कि आप बताइए ये चूंकि सीबीआई का केस है, ये केंद्र के अधीन आता है, आपका क्या कहना है? तो केंद्र ने भी उनके फेवर में दे दिया कि ठीक है आप इसे गुजरात की जो पॉलिसी है 1992 की उसी से इसको तय करिए। उस कमेटी ने भी इस हीनियस क्राइम को, इतना जघन्य अपराध को सामान्य अपराध मान करके ये रिकमेंडेशन दे दी। ये रिकमेंडेशन क्यों दी? एक मिनट कलीमुल जी इसी पॉइंट पे रुकिए। एक मिनट कलीमुल जी इसी पॉइंट पे रुकिए। निर्णय एक मिनट कलीमुल जी देखिए, दर्शकों के पास बात क्लैरिटी के साथ जानी चाहिए। आपने ये कहा कि रिकमेंडेशन केंद्र ने राज्य सरकार के पास भेजी कि आप 1992 की पॉलिसी के तहत इनकी रिहाई अगर कर सकते हैं तो आप ये तय करिए निर्णय। ये कलीमुल हफीज का कहना है। अब आप फैक्ट बताइए कि क्या केंद्र की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से ऐसी कोई रिकमेंडेशन गुजरात सरकार के पास गई या नहीं गई? नहीं, मैं बताता हूं आपको वो कैसे गई। मैं आपको बता दूं और एक मिनट कलीमुल जी, मैं अपने संवाददाता से पूरा समझ लूं केस निर्णय। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो 13 मई 2022 का ऑर्डर है उसमें उसने गुजरात सरकार को साफ तौर पर निर्देश दिए हैं और उसमें गुजरात सरकार से यह कहा गया है कि वो अगले 2 महीने में डिसाइड करे कि इनको रेमिशन पॉलिसी के तहत इनकी सजा माफ होनी चाहिए या नहीं, और जिसके आधार पर इस कमेटी का गठन हुआ था। दूसरी बात, जो मैंने अपने इन्वेस्टिगेशन में पता करने की कोशिश की उससे पता यह चला कि गुजरात सरकार को इंटीमेट करना होता है केंद्र सरकार को, और वो गुजरात सरकार के द्वारा केंद्र सरकार को इंटीमेट किया गया है। केंद्र सरकार से शायद इसमें परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है कलीमुल जी, इंटीमेशन था। ये देखिए, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत इन पे मुकदमा चलाता है, इसलिए सीबीआई की क्लियरेंस जरूरी है इसमें। अच्छा, दूसरी बात, अब हम इस पे छोड़ देते हैं, ये कानूनी पेचीदगी को यहाँ छोड़ देते हैं। अब सवाल ये है कि ये जो भारतीय विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता बैठे हुए हैं हमारे विजय शंकर तिवारी साहब, इन्होंने, इनका ये करेक्टर है कि जब रघुवर की हत्या शंभू रहगर ने की थी तो इन्होंने उसे हाई कोर्ट में भी पेश नहीं होने दिया था, राजस्थान के हाई कोर्ट में। इसी तरीके से जब मोब लिंचर्स बाहर आते हैं तो ये गारलैंडिंग कराते हैं। इसी तरीके से ये जो अपराधी है, सजा याफ्ता है, इनको भी ये मिठाई खिला रहे हैं और टीवी में बैठ के आके उनको ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो इनके लिए शर्म का मुकाम है, इनके लिए नारी सम्मान और इतनी जघन्य हत्या, क्या इनके राजनीति के लिए ये किसी लेवल तक भी गिर जाएंगे? इसलिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि अगर किसी धर्म विशेष का मामला होता है तो ये सारी मर्यादाएं तोड़ देते हैं। आज पूरे देश का सर शर्म से झुक गया कि इतने जघन्य अपराधियों को जब छोड़ा गया तो ये लोग गारलैंडिंग और मिठाई खिला रहे हैं। ये इनका कैरेक्टर है। अरे ये भारत देश तो इंसाफ के लिए जाना जाना चाहिए था, इन्होंने इस देश को क्या बना दिया? ठीक है महिमा जी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन आखिर विजय शंकर जी पर आरोप है, विजय जी जवाब दें। दूसरे जो मुस्लिम जो बंद है उनको भी आप छोड़िए, वो भी इसी तरह के छोटे छोटे अपराधों में, बड़े बड़े अपराधों में बंद है, उन्हें भी 17 ये क्यों मुस्लिम कोई क्यों छोड़े? यही तो प्रॉब्लम है कलीमुल जी, यही तो प्रॉब्लम है। आप ये कह रहे हैं कि छोटे छोटे अपराधों में जो मुस्लिम बंद है उन्हें छोड़े, हिंदू बंद है उन्हें छोड़े। आप हर चीज में हिंदू मुसलमान ढूंढते रहते हैं। एक मिनट विजय शंकर जी आप पर आरोप है, जवाब दें। हिंदू परिषद की गारलैंडिंग क्यों कर रहा है? क्यों? बिल्कुल गलत है। मैं तो कह रही हूँ कि थूकना चाहिए ऐसे लोगों के मुंह पर। कलीमुल, अरे सुनो कलीमुल, सुन लो जी। देखो मीनाक्षी, वैसे तो ओवैसी साहब हो या इनकी पार्टी का कोई प्रवक्ता हो, इस प्रकार की बात पर बोलने का इनका कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है। और इसलिए नैतिक अधिकार नहीं है क्योंकि जब जब भी हिंदू लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनके साथ बलात्कार हुआ, तो ओवैसी साहब हो या इनका कोई प्रवक्ता हो, उनके साथ कभी खड़ा नहीं होता है। इसलिए मैं कहता हूं उनको कोई नैतिक अधिकार है नहीं है। निकिता की हत्या हुई, अपराधी को रिहा किया गया। निकिता की हत्या के बाद क्या हुआ आप देखते हैं, चाहे इनका प्रवक्ता हो चाहे ओवैसी साहब हो, कितनी बातें बोली उन्होंने। मैं कहता हूं ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं, एक साल में निकाल सकते हैं। 13 साल 14 साल की बच्चियों के साथ ये जिहादियों ने बलात्कार किया,
उनके आप जाइए, आपको सारे केसेस मिल जाएंगे। एक भी बात पर ओवैसी साहब उनके साथ नहीं अरे बैरिस्टर ओवैसी साहब, आप कहते हैं मैं बैरिस्टर हूं, मैं इनके साथ खड़ा हूं, लेकिन इनका चरित्र जो है, इनका जो चरित्र है वो बलात्कारियों के साथ खड़े होने का है, जिहादी बलात्कारियों को बचाने का है, जिहादी बलात्कारियों आतंकियों का केस लड़ने की बात करने का है। इनका कोई नैतिक अधिकार इस प्रकार का नहीं है। मैं कहता हूं कि ओवैसी साहब, आप अगर ये देखो मीनाक्षी, मैंने इनके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, मैं कहता हूं सुनो कलीमुल, सुनो सुन लीजिए मेरी बात। बैरिस्टर ओवैसी कलीमुल जी एक मिनट विजय जी, कलीमुल जी, जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट से लेकर गुजरात सरकार से लेकर केंद्र सरकार के बीच में बिल्किस बानो का घूम रहा था, उस वक्त आपकी पार्टी ने कौन सा कदम उठाया? मैं तो आपसे एक विपक्ष की राजनीति के तौर पर पूछती हूं, क्या आपने कहा, क्या इसका विरोध किया गया? क्या आगे आप बिल्किस बानो का केस लेकर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? हक की बात तो वहां आती है। देखिए सवाल क्या होता है, ये जो केस होते हैं इस तरह के अपराधों के, स्टेट वर्सेस अपराधी होते हैं, इसमें कोई प्राइवेट पार्टी नहीं होती है। ये गुजरात सरकार की जिम्मेदारी थी, उनको छोड़ना ही नहीं था। जब गुजरात सरकार खुद एक पार्टी बन गई, खुद अपराधियों के फेवर में आके खड़ी हो गई, तो अब इसमें प्राइवेट कोई शख्स क्या करेगा? अभी जकिया जाफरी के केस में देखा आपने, सेम केस हुआ, जकिया जाफरी का जो लोग केस लड़ रहे थे उनको भी, और उल्टा गुजरात सरकार उन्हें परेशान कर रही है। जहां पर सबूत जो है उसी सबूत के आधार पर होगा। कलीमुल जी, दो केसेस को आप मिक्स करने की कोशिश ना करें। पॉलिटिकल राइवलरी में कैसे कदम उठाए गए, मैं उस पर जाना नहीं चाहती, लेकिन महिमा जी चाहता हूं कि हलाला जैसी जघन्य परंपरा, क्या उसका समर्थन नहीं करते? केवल अंबर ज़ैदी की आवाज में महिमा जी के पास जा रही हूं। छोटे छोटे सवाल है आपसे। आप ओवैसी जी को लेकर आप बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं ना कि वो महिलाओं के लिए बहुत काम करते हैं। हैदराबाद में अभी कुछ दिन पहले एक गैंग रेप की घटना हुई थी, उसके सारे आरोपियों को छोड़ दिया गया है, वो इसलिए क्योंकि वो आपकी पार्टी से उनका संबंध है। और हैदराबाद में कलीमुल जी सुन लीजिए, आपके हैदराबाद का केस है। कलीमुल हफीज जी बड़े जोर से दावे कर रहे थे कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी महिलाओं के हक की बात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीनों की पहले की बात है, जब एक गैंग रेप की घटना सामने आई थी जिसके सारे अपराधियों को छोड़ दिया गया क्योंकि वो उनकी पार्टी से संबंध रखते हैं। दूसरी बात, आए दिन निकाह मिस्यार के नाम पर अरबी शेखों के बच्चों को बेचा जाता है, उसके खिलाफ ओवैसी जी ने कितना काम कर लिया। आप पहले अपने गिरेबान में जाके देखिए, महिलाओं के अधिकारों पर, महिलाओं के अपराधियों पर आप राजनीति करने मत निकलिए। आप इतने बड़े महिलाओं के खैर हुआ है तो आप पहुंच जाते हैं। आप अरे भाई वो तो संसद में बैठे हैं, प्राइवेट बिल क्यों नहीं लगे कि बदलाव किए जाए? बैरिस्टर साहब है ना, बैरिस्टर करते हैं, कितने बदलाव किए, कितने सामान्य बदलाव के लिए काम किया। आप लोग अपनी गंदी ओछी राजनीति करने के लिए टीवी पे आ जाते हो। मुस्लिम महिलाओं के कितने बड़े खैर ख्वाह हो, कितने बड़ी जो रेपिस्ट है उनको अपनी सजा दिलवाई, हैदराबाद में छोड़वा देते हो और गुजरात में आप हक की मांग करने पहुंच जाते हो। पहले सबसे पहले आप डिसाइड कर लो ना कि आप सारे रेपिस्ट के खिलाफ हो। एक रेपिस्ट आपका सगा, दूसरा रेपिस्ट आपका गुनहगार है। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? औरत होके महिलाओं की, महिलाओं की बात करती हूँ। के साथ हुआ वो सही हुआ? अरे भाई मैं तो बोल रही हूँ ना, गलत हुआ। अंबर ज़ैदी आप बदलाव, मैं आपकी भूमिका पे सवाल उठाती हूँ। कलीमुल हफीज जी, कलीमुल हफीज जी देखिए, गलत बयानी ना करें, गलत बयानी ना करें कलीमुल जी। एक मिनट निशाने पे लग गया ना, अब आपको मिर्ची लगेगी। आप जवाब, ठीक है, महिमा जी को ले, महिमा जी को ले स्क्रीन पर जवाब दे पाए। महिमा जी समस्या ये है, भाई मैं नहीं कह रही बिल्किस के साथ इंसाफ हुआ, मैं सवाल आपकी भूमिका पे कर रही हूँ कि आपको बिल्किस बानो के गुनहगार है, मैं मानती हूँ गुनहगार है, लेकिन हैदराबाद में जो हुआ उनकी रिहाई सेलिब्रेट करते हो। जख्म और हरे कर दिए।
अरे बकवास मत कलीमुल जी, पहले तो गलत बयानी ना करें, एक मिनट ऑडियो डाउन करें सबका। 2002 में हुई थी। कलीमुल हफीज जी, गलत बयानी ना करें। पहला रिएक्शन ही अंबर जैदी का ये था कि हमारे कानून में ऐसी पेचीदगियां हो ही क्यों जिसका फायदा ऐसे अपराधी उठाए। की भूमिका पे है कि आप लोग अब संसद में आगे, बैठ अब के आगे, महिमा इतने जी, सालों से आप लोगों ने महिमा क्या जी, किया? ठीक है, ठीक आप है। क्यों कानून में बदलाव के लिए एक बिल नहीं लेके आ पाए आजादी और राजनीति करने के लिए? ठीक है अंबर, और अंबर नरेंद्र आपकी बात मोदी आ ने गई। ठीक किया कलीमुल था। जी, आपकी बात आ चुकी है, आपकी बात आ चुकी है। आप गलत बयानी ना करें, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, गलत बयानी ना करें। जनता सब सुन रही है, सब समझ रही है। महिमा जी, अब इस समस्या का निदान क्या है, निराकरण क्या है? केवल पास द बैटन करने से नहीं होगा। केवल गुजरात सरकार पर या केंद्र सरकार की मंशा यह है, गुजरात सरकार की मंशा यह है। उद्देश्य क्या होना चाहिए कि बिल्किस बानो को न्याय मिले? क्या कदम उठाए जा सकते हैं? बिल्कुल ठीक बात है मीनाक्षी जी, आपकी बात पर मैं आऊंगी, लेकिन क्योंकि बहुत देर से हाथ खड़ा कर रही हूँ और 2-3 बिंदु ऐसे हैं जिन्हें कहे बिना यहाँ से जो है इसको चर्चा को विराम देना अन्याय होगा। सबसे पहली बात तो यहाँ देखने वाली ये है कि भाजपा के एक भी प्रवक्ता के पास आज समय नहीं था आपकी चर्चा में आने के लिए, जबकि कल ही प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने इतनी बड़ी बड़ी बातें महिला सम्मान में कही हैं। भाजपा के प्रवक्ता को यहाँ होना चाहिए था। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता आ गए, चलिए ठीक है, एक ही बात है, सिक्के के 2 पहलू हैं। लेकिन विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता ने बात कही कि 15 अगस्त को इतने सारे अपराधियों को 1500 कुछ जो उन्होंने संख्या गिनाई देश भर में रिहा किया गया। मेरा सवाल ये है कि उसमें से भाजपा के सदस्य कितने थे? क्योंकि ये जो 11 अपराधी हैं, ये अपराध के समय पर भाजपा के सदस्य थे। अभी बात उठ रही थी कि हिंदू महिला के रेप का खंडन क्यों नहीं होता, या मुस्लिम महिला के रेप का खंडन क्यों नहीं होता। और मीनाक्षी जी, आपकी बात से मैं पूरा इत्तेफाक रखती हूँ कि महिला की जात सिर्फ महिला होना है। महिला के का जो पीड़ा है, महिला के साथ जो दुष्कर्म हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, उसका निदान पाने के लिए महिलाओं को एक रूप देखना होगा, महिला के तौर पर देखना होगा। लेकिन दुख की बात यह है कि हमने 8 साल में कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना कि प्रधानमंत्री निकल कर आए हों और किसी भी महिला, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख महिला के विरुद्ध हुए अपराध का खंडन किया हो। हाथरस, कठुआ, उन्नाव में से किसी का भी खंडन किया हो। तीसरी बात यह है कि ये कमेटी का गठन किया गया, उसके अंदर ये तो पता नहीं कि कौन सदस्य थे, इसका खुलासा अभी तक पूरी तरह से हो नहीं पाया है। लेकिन उसके अंदर क्या पीड़िता से या उसके परिवार से विचार विमर्श किया गया? क्योंकि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ये केस था। डेफिनेटली निर्भया केस की बात बार बार आप लोग कर रहे हैं और उठेगी भी क्योंकि रेलेवेंट है। लेकिन निर्भया केस के दौरान यूपीए की सरकार थी और इस बात का हमने तब भी स्वागत किया था, आज भी करते हैं, कि मीडिया ने, पूरे देश ने एकजुट होकर एक अपराध के खिलाफ आवाज उठाई थी। मगर आज दुख ये लगता है कि कुछ लोग आज के इस जघन्य अपराध के दोषियों के साथ हुए अन्याय का जो है वो टीकाकरण कर, उसके उनको तिलक लगा रहे हैं, उनका माल्यार्पण कर रहे हैं। लेकिन आज सवाल पूछने वाला ये भी है मीनाक्षी जी कि वीर सावरकर की एक किताब थी 6 गौरवशाली अध्याय। उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि राजनीतिक टूल के तौर पर, राजनीतिक शस्त्र के तौर पर रेप करना उसको उचित ठहराया है उन्होंने। आज ये भी सवाल करना जरूरी है कि क्या ये भाजपा और गैर भाजपा की बात है, हिंदू मुसलमान की ना हो करके या किसी और की ना हो करके? क्योंकि हमने पिछले 8 वर्षों में बार बार देखा, एक बार नहीं बहुत बार, अपराधियों का, लिंचिंग करने वालों का माल्यार्पण किया गया, उनका अभिषेक किया गया। इसलिए आज सवाल ये सारे हैं और आपने जो बात उठाई उस बात का निष्कर्ष ये निकलता है मीनाक्षी जी, आपने पूछा कि इस प्रकरण का, इस पूरी बात का समाधान क्या है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में गया था एक अपराधी, एक ने याचिका लगाई थी और रिहा कर दिया 11 को। ऐसा प्रावधान, मैं तो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती हूँ, मैं तो ऐसा प्रावधान जानती नहीं हूँ। जो याचिका लेकर आता है उसी को उसका समाधान दिया जाता है, उसके साथ साथ 10 और लोगों को नहीं दे दिया जाता है, उनको अलग से आना पड़ता है। लेकिन इसका निष्कर्ष, इसका समाधान निकलेगा सिर्फ और सिर्फ कानून लाने से, सिर्फ और सिर्फ उस कानून से को लेकर के अवगत कराने से। समाज के कोने कोने तक जिस अंत्योदय की बात ये भाजपा करती है, उस अंत्योदय को जैसे महात्मा गांधी ने समाज के आखिरी व्यक्ति तक आजादी की लड़ाई की आवाज को पहुंचाया था, वो पहुंचाने से और उसके लिए आवाज का दमन करना रोकना होगा और उसके लिए अवगत कराना होगा लोगों को, और उसके लिए महिलाओं के सम्मान की बात। लेकिन महिमा जी, इसमें अभी भी अगर कानून का ही सहारा लिया जा सकता है, इसके अलावा तो और कोई विकल्प है नहीं।
और कानून अगर ये कहता है निर्णय कानून अगर ये कहता है कि अभी भी बिल्किस बानो के पास न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का एक विकल्प है, वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है, वो हाई कोर्ट भी जा सकती है, लेकिन क्या गुजरात सरकार द्वारा बनाई गई ये कमेटी पुनर्विचार कर सकती है इस मामले में? क्या पुनर्विचार की कोई जगह बाकी है? गुजरात की सरकार की कमेटी को पीड़िता के विचार लेने चाहिए थे, पीड़िता से बात पे विमर्श करना चाहिए था। आपको ये मालूम होगा मीनाक्षी जी की ट्रायल भी हो रहा होता है यदि तो अपराधी को बेल नहीं मिलती है। नहीं, मैं इसलिए मैं देखिए मैं इसके अब मैं निराकरण के ऊपर जाना चाह रही हूँ। निर्णय, क्या ये कमेटी फिर से पुनर्विचार कर सकती है अगर बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं, या वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला लेकर जाती है? निर्णय, केंद्र सरकार को इंटीमेशन दिया गया, ऐसा आपके संवाददाता से मैंने सुना कि देखिए मैं आपको बता दूं मीनाक्षी, इस इंटीमेशन दिया एक बार निर्णय को हम सुन ले महिमा जी। हाँ, निर्णय। देखिए मैं आपको एक जो जानकारी मेरे पास है उस हिसाब से आपको थोड़े से फैक्चुअल पॉइंट में बता दूं कि इस मामले पर अब गुजरात सरकार फैसला ले चुकी है, कमेटी अपने रिकमेंडेशंस ऑलरेडी दे चुकी है, ठीक है। दूसरी बात कि कमेटी जो है जब उसने इस पूरे मामले को रिव्यू किया तो हम जहां एक और बात कर रहे हैं कि पीड़िता के परिवार से बात करनी चाहिए थी, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन कमेटी के पास जो मुद्दे रखे गए थे उसमें जब इस तरह के रेमिशन के मुद्दों पर विचार किया जाता है तो उसमें जो पहलू कंसिडर किए जाते हैं वो एक तो ये देखा जाता है कि उनका जेल टर्म जो है वो कितना है, वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, उनका जेल में कंडक्ट कैसा था और जेल में उनका जेल के नियमों का उन्होंने किस तरह से पालन किया है, ये सारे पहलू जो हैं ये उस पे सब कुछ गौर किया जाता है। और उसके बाद कमेटी जो है वो जो भी उसमें सामाजिक सदस्य होते हैं उन सब के साथ विचार विमर्श करके अपनी ओपिनियन जो ये रखती है। हमें ना ये सारे टेक्निकल एस्पेक्ट जो हैं ये समझने पड़ेंगे जब हम अपनी ओपिनियन दे रहे हैं कि पीड़िता के परिवार से बात की जानी चाहिए। पीड़िता का पक्ष जान करके, उसके वकीलों का पक्ष जान करके, प्रोसिक्यूशन का पक्ष जान करके कोर्ट ऑलरेडी सजा दे चुका है और उस सजा को इस कमेटी ने ये माना है कि उस सजा से ज्यादा समय इन लोगों ने पूरा कर लिया। तो यहाँ ये सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं। अब बिल्किस बानो का स्टैंड क्या है और वो आगे क्या कदम उठाती है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या व्यू लेता है, ये एक तरह से मैं कह दूंगा थोड़ा हाइपोथेटिकल होगा। अभी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन कानून की मैं ये कहूँ कि इन्हीं लूप होल्स का फायदा तो अपराधी उठाते हैं और इस वक्त निष्कर्ष ये निकालने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है कि हर चीज आप कानून के तराजू पर तोल कर देखेंगे या इस समाज में मानवता नाम की भी कोई चीज है? क्या इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को या केंद्र सरकार को या गुजरात सरकार को बिल्किस बानो के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है? क्या उस परिवार के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है जिसने इतने सालों तक इतना दर्द झेला और आज जब वो इन अपराधियों को, इन दोषियों को अपने सामने रिहा मिठाई खाते हुए देख रहे होंगे तो उनके कलेजे पर क्या बीत रही होगी? आज इसे समझने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। निर्णय, आपका भी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।